हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए भारत की राज्य व्यवस्था से आज आपका जो है चैप्टर नंबर 5 है। और यहां पर आज हम जो है संघ एवं इसका क्षेत्र इसके बारे में जानेंगे, इससे संबंधित नोट्स बनाएंगे। तो आई होप आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर जो आपने पढ़े हैं अब तक उन सबके प्रॉपर वे में नोट्स भी बना लिए होंगे और प्रॉपर वे में आपको समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे प्रतिक्रियाएं देते रहिए, बताते रहिए कि आप लोग कितना सीख रहे हैं, कितना मेरे वीडियो आपके लिए इफेक्टिव साबित हो रहे हैं। ये सब आप बातें बताते रहिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि तमाम ऐसे नए अभ्यर्थी हैं जिन्हें चैनल के बारे में पता नहीं है, साथ ही साथ इस वीडियो के बारे में भी नहीं पता है। यानी कि तमाम वीडियो जो हैं एम लक्ष्मीकांत के, जिनके बारे में उन्हें पता नहीं चल पा रहा है, तो उन्हें इस बात का पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं क्या क्या नोट डाउन करना है, क्या क्या डिस्कस करना है। मैं यहाँ पर ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अब तक रूरल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज जो है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम से रिलेटेड डेली करंट अफेयर सीरीज आ रही है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बात करते हैं आज के जो आपका चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देखिए, जो आपका आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर और 4 तक यहां पर संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। इस वाले यानी कि ये एक अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का जो भाग है, इसे संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, वो सब आपको मैं लिखवा चुका हूं आपको। ठीक है, यानी कि 12 अनुसूचियां हैं अभी, तो उनमें से इसमें पहली अनुसूची में से दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहां पे आप पहला पॉइंट तो आप यही नोट कर लेना कि राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट है। पहले पॉइंट का पहला सब पॉइंट आप लिख लेना कि इसमें लिख लेना कि इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है इसके क्षेत्रों में जो है इसकी चर्चा की गई है, संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। अब इसके बाद डालेंगे आप राज्यों का संघ। देखिए, इसके बाद आपकी हेडिंग जो है वो पड़ेगी राज्यों का संघ। अब बात करते हैं राज्यों के संघ की। देखिए, अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल 1 ये कहता है, अनुच्छेद 1 ये कहता है कि इंडिया यानी कि भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यानी कि इंडिया जो है, यानी इंडिया यानी कि भारत, ये राज्यों का संघ है। यानी कि इसमें किसी भी राज्य को इससे पृथक होने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि अमेरिका के संविधान में क्या है कि अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं। आपको पता होगा जब देश अमेरिका आजाद हुआ था, उसके तमाम स्टेट्स आजादी के लिए लड़ रहे थे, आजाद होते जा रहे थे, तो उनका और वहां की केंद्र सरकार के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत उनके जो राज्य हैं वो शामिल हो गए थे। जबकि भारत का यानी भारत के राज्यों के मध्य और केंद्र सरकार के मध्य किसी भी प्रकार का समझौता नहीं है। पहली बात आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए। ये जो यानी भारत के अंदर जो राज्य शामिल है वो भारत की सरकार के साथ किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है राज्यों की। ठीक है, यानी कि आपको पता होगा कि जो 3 जून को माउंटबेटन योजना जो पेश की थी, तो उसके तहत जो है बंटवारा किया गया है 3 जून के तहत। उसके बाद माउंटबेटन योजना के बाद ये कह दिया गया कि भाई जिन लोगों को पाकिस्तान में शामिल होना है पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, जिन लोगों को भारत में शामिल होना है, चाहे वो रियासतें, यानी रियासतों के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ, नहीं लोगों से मतलब नहीं बोल रहा हूँ, यानी रियासतों को, जिन रियासतों को यहाँ पे शामिल होना है यहाँ शामिल हो जाए, यहाँ शामिल होना है यानी इंडिया में शामिल होना है इंडिया में हो जाए, पाकिस्तान में होना है पाकिस्तान में हो जाए। तो उसके बाद क्या था, जो ऐसे तमाम राज्य थे जो है भारत में शामिल हो गए। उसमें से कुछ राज्य ऐसे थे जो भारत में शामिल होने के लिए आनाकानी करते रहे, बाद में उन्हें प्रबल दबाव के कारण उन्हें बाद में शामिल कर लिया गया, कार्रवाई करके शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो ये प्रावधान बनाया गया, यानी कि इसी समस्या को देखते हुए प्रावधान ये बनाया गया कि भविष्य में कभी कोई ऐसी समस्या ना आए कि कोई ये कहे कि भाई हम तो मजबूरी में शामिल हो गए। यहाँ पे उस समय 1947 के बाद हमें नहीं पता था भारत के साथ हमारा ये होगा वो होगा, इसलिए यहाँ पे प्रावधान ये वाला रखा गया आर्टिकल 1 का कि भाई कोई भी राज्य ये ना कहे कि हमारा कोई तो यहाँ पैक्ट किया गया, कोई समझौता किया गया जिसके बाद हम अलग हो जाएंगे। इसलिए ये प्रावधान रखा गया कि इंडिया यानी कि भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आप नोट कर लेना राज्यों के अनुच्छेद 1 में, राज्यों के संघ में पहला पॉइंट ये नोट कर लेना। अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे सेकंड सब पॉइंट, इसका पहला सब पॉइंट नोट करेंगे। देखिए, राज्यों के संघ यानी कि संघीय राज्य के स्थान पर, राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के 2 कारण हैं। पहला कारण कौन सा है? पहला कारण यह है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरी बात यह है कि राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं है यहां पर, यानी कि संविधान निर्माताओं के दिमाग में यह बात ऑलरेडी जो है बैठ गई थी कि अगर हम ये प्रावधान नहीं डालेंगे तो हो सकता है कुछ सालों बाद ये राज्य जो है हमसे अलग होने के लिए अपने आप में विद्रोह खड़ा कर दें, अपने आप में एक जन संघर्ष चलाएं। इसलिए ऐसा प्रावधान शामिल कर दिया गया कि अब वो अलग हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है,
आप देखते भी होंगे तमाम समस्याएं, जैसे जम्मू कश्मीर की समस्या अब सॉल्व आउट हो चुकी है, फिर भी उसमें समस्या यानी कि वहां की जनता जो भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और भी कुछ राज्य ऐसे हैं, पूर्वोत्तर के कुछ राज्य जो भारत के में शामिल तो कर लिए गए हैं, लेकिन आज भी वो विद्रोह पर उतारू रहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आर्टिकल ये बनाया गया था ये वाला। तो यहां पर आप अगला पॉइंट नोट करेंगे, इसी में पहले का पहला सब पॉइंट ये है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे अमेरिकी संघ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड सब पॉइंट यहां नोट करेंगे, यहां पर सेकंड सब पॉइंट है राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। सेकंड सब पॉइंट आपका ये है राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। ये आपके पहले के दो सब पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए जो अनुच्छेद 1 है यानी आर्टिकल आपका 1 है, उसके तहत अनुच्छेद 1 के तहत भारतीय राज्यों को यानी भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो यहां पर आप थर्ड सब पॉइंट नोट कर लेना, पहले का थर्ड सब पॉइंट है अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं यहाँ पे? पहला है राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र, या फिर ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, यानी किसी भी समय भारत सरकार इन्हें अपने अंडर में ले सकती है। तो पहले पॉइंट का थर्ड सब पॉइंट आप ये भी नोट कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं देखिए यहां पर अगले पॉइंट की। देखिए यहां पर अनुच्छेद 2 आ जाता है। अब एक अनुच्छेद 2 आ जाता है। अनुच्छेद 2 जो है संसद को यह शक्ति दी गई है, यानी अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 2 जो है उसमें नए राज्यों के भारत के संघ में शामिल करना और नए राज्यों के गठन की बात की गई है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, अनुच्छेद 2 और 3 में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं अभ्यर्थी। अनुच्छेद 2 का जो मतलब है उसका मतलब ये है, अनुच्छेद 2 का आर्टिकल 2 का मतलब ये है कि नए राज्यों से अभिप्राय यहाँ पर ये है कि मान लीजिए, अभी ये देखिए फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर कोई अभ्यर्थी उस क्षेत्र से बिलोंग करता हो तो बुरा ना माने प्लीज। ठीक है, ये पहले मैं बोल दे रहा हूं, सभी से अनुरोध है। जैसे मान लीजिए अभी भारतीय अड़ोसी पड़ोसी देश है, जैसे नेपाल है, ठीक है, भूटान है, ठीक है, भूटान हुआ भारत, बांग्लादेश है, बांग्लादेश है आपका, बांग्ला लिख दे रहा हूं यहां पे, ठीक है, बांग्लादेश है, नीचे जो है आपका जो है यहां पे श्रीलंका भी है। ठीक है, तो भविष्य में अगर ये देश ये चाहें कि हम अपने यहाँ की संसद भंग कर रहे हैं, अपने यहाँ की जो कार्यपालिका भंग कर रहे हैं, भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रावधान ये रखे गए हैं, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना और नए राज्यों को गठन करने की शक्ति, यानी इन्हें हम राज्य के रूप में भारत जो सरकार जो मान्यता प्रदान कर देगी। ठीक है, नहीं नए राज्य यानी ये नहीं है भारतीय भूमि के राज्य नहीं है, ये नए राज्य हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर आप नोट कर लेना, आप अगला पॉइंट सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे, यहां पे सेकंड पॉइंट ही होगा आपका। यहां पे अनुच्छेद 2 में आर्टिकल 2 में जो है संसद को 2 शक्तियां, यानी आर्टिकल 2 संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है। पहला सब पॉइंट है नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करें, और सेकंड सब पॉइंट है नए राज्य को गठन करने की शक्ति। ठीक है, नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करने की शक्ति और नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अब देखिए अनुच्छेद 3 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 3 जो है वो भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित, यानी भारतीय संघ के, यानी जो भारतीय संघ के राज्य हैं, यानी कि अभी जो वर्तमान में राज्य बने हुए हैं उनमें क्षेत्र के आधार पर घटाव बढ़ाव करना, जैसे आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर राज्य को विभक्त करके 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया अभी हाल में है। ठीक है, तो ये जो प्रावधान है आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 के तहत किया गया है। ठीक है, समझने वाली बात है, यही डिफरेंस है। काफी अभ्यर्थी क्या होते हैं अनुच्छेद 2 से कंपेयर करके भूल जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि भाई नए राज्यों के गठन की बात है, अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 2 का मतलब यही हुआ कि नए राज्य से अभिप्राय यहां पर ये है कि नई भूमि वाले देश, यानी कि कोई नई भूमि वाला देश है वो अपनी जमीन हमें दे देता है, हमें अपना कोई राज्य दे देता है और कहता है भाई हमारा ये राज्य आप ले लीजिए और इसके बदले में चाहे हमें कुछ पैसे दे दीजिए, किसी भी कारणवश जो है अपना जो जगह या राज्य देता है अपना, तो वहां पर उसका नामकरण कर सकता है भारत सरकार, यानी उसका गठन कर सकता है नए राज्य के रूप में। ठीक है, तो ये बात अपने माइंड में क्लियर रखना, ये वाली बात। तो थर्ड पॉइंट आपने नोट कर लिया, अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब देखिए यहां पर अगली जो हेडिंग है, यानी कि अगली हेडिंग मत डालिए, इसमें मैं सब पॉइंट करके लिखवा दूंगा मैं, इसी में ही लिख लेंगे थर्ड का, यानी कि थर्ड पॉइंट का सब पॉइंट करके लिखेंगे। देखिए अनुच्छेद 3 में आपको यहां पे 2 शक्तियां वर्णित की गई हैं, यानी कि अनुच्छेद 3 यानी कि नए राज्यों का जो पुनर्गठन है, इसके तहत जो बात की गई है, भारतीय संघ के नए राज्यों के पुनर्गठन की बात की गई है या नए राज्य बनाने की बात की गई है। इसमें 2 संस्तुतियां इसमें आती हैं, 2 उपाय दिए गए हैं इसमें। कौन कौन से 2 उपाय हैं? पहली बात तो यह है कि उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद में ही संसद में पेश किया जा सकता है, यानी कि अगर हम किसी राज्य के नाम में काट छाट करना चाह रहे हैं,
या फिर उसके नाम या जगह का पुनर्सीमन करके नए राज्य का स्थापना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले में क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी, यानी पूर्व पहले से मंजूरी लेनी होगी। उसी के बाद हम उसका जो बिल है वो संसद में पेश कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, यहीं पे मात खाते हैं, यानी कि ये राष्ट्रपति की हमें पूर्व मंजूरी चाहिए। ठीक है, यानी कि हम डायरेक्ट नहीं पेश कर सकते हैं, उससे पहले, यानी कि पहले से ही हमें राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए, तब ये हम संसद में पेश कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, जो संस्तुति है उससे पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यानी ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपने आप से पूरा कर लेता है, यानी उसके बाद जो क्या करता है, राष्ट्रपति के पास कोई राज्य के पुनर्सीमन के लिए कोई बिल आता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, उस संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भी उसका मत जानने के लिए भेजता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो मत है, यानी राज्य के विधानमंडल का जो मत है, इसे मानने के लिए राष्ट्रपति या संसद बाध्यकारी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि राज्य ने मान लिया कि भाई हमारा देश, हमारी जो जगह जमीन है आप अलग मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो जरूरी नहीं है राष्ट्रपति उनकी संस्तुति को माने ही माने, राज्य विधानमंडल की। ठीक है, जहां ये समझने वाली बात है। तो अब थर्ड का सब पॉइंट नोट करेंगे, यहां पे थर्ड का सब पॉइंट नोट करेंगे। पहला सब पॉइंट है, उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड सब पॉइंट इसी में नोट करेंगे। थर्ड पॉइंट पे, संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर नोट डाल के ये बात लिख लीजिए, नोट डाल के लिखना बहुत जरूरी है यहां पर, क्योंकि भूल जाएं आप उस समय तो बाद में आपको याद रहेगा। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, यानी कि इसे स्वीकार अस्वीकार कर सकता है। तो आप यही नोट कर लेना यहां तक, राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं। किस संदर्भ में, हम अनुच्छेद 30 के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो बातें हैं, इस तरह हमारे यहां जो देश है, यानी ये नोट 1 करके लिख लेना, ये नोट 1 हो गया ये वाला, और अब आएगा आगे नोट 2, यानी कि वो नोट इसमें नहीं है, नोट 2 है। इस तरह हमारे जो देश है, यानी इस तरह भारत को कहा गया है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, यानी कि हमारे जो राज्य हैं वो विभक्त हैं, चाहे वो प्रांत, यानी कि चाहे वो जातीयता के आधार पर हो, चाहे वेशभूषा के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो, लेकिन उन्हें, यानी कि संघ में से अलग होने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। अविभाज्य संघ, यानी संघ को विभाजित नहीं कर सकते। विभक्त तो राज्य तो विभक्त है, लेकिन वो अविभाज्य संघ है हमारा, यानी कि संघ से अलग नहीं हो सकते हैं ये। ठीक है, तो ये नोट 2 करके आप लिख लेना ये लाइन। ठीक है, इस तरह भारत को सही कहा गया है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। ठीक है, इसी में आगे, इसी में सब पॉइंट करके लिख लेना नोट 2 में, अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। ठीक है, अविभाज्य का मतलब क्या हो गया कि वहां के राज्यों का पुनर्गठन नहीं है, शामिल नहीं है, यानी पुनर्गठन संभव नहीं है। यानी अमेरिका की संसद ये चाहे कि अमेरिका के राज्य हैं उनके राज्यों का घटाव बढ़ाव कर सके या उनके राज्यों को काट छाट कर कोई नया राज्य बना सके, तो वहां ऐसा पॉसिबल नहीं है, जबकि भारत में ये सब चीजें पॉसिबल हैं। जैसे आपने देखी होंगी तमाम राज्य जो हैं, अब जैसे यूपी के जो है बंटवारे की बात हो रही है, यूपी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, जबकि अमेरिका में किसी भी राज्य को आप डिवाइड नहीं कर सकते, वहां की संसद उन्हें डिवाइड नहीं कर सकती है। ठीक है, तो नोट 2 आपने लिख लिया आपने। इस तरह से देखिए ये बीच बीच में लाइन आ जाती है, इसलिए अलग से मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ नोट 1 नोट 2 करके। आगे बात करते हैं, अब आपकी जो है चौथा पॉइंट आएगा आपका यहाँ पर, ये चौथा पॉइंट है अनुच्छेद 4 के संदर्भ में। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 4 क्या है, ये अनुच्छेद 2 और 3 के लिए गारंटी करता है। यानी गारंटी का मतलब क्या है, ये कहता है अनुच्छेद 4 कि भाई आपके संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत आप आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में कोई संशोधन नहीं कर सकते। यानी एक तरह से आर्टिकल जो 4 बनाया गया है अनुच्छेद 2 और 3 की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसका कहने का मतलब यही है कि आप आर्टिकल 368 के तहत किसी भी, यानी किसी भी तरह से अनुच्छेद 2 और 3 को परिवर्तित नहीं कर सकते। ये आपका अनुच्छेद 4 कह रहा है, लेकिन फिर भी आपको अपवाद में दिखाऊंगा आगे चल के, अभी अपवाद में यहीं पे दिखाने वाला हूं, वो अपवाद कौन कौन से हैं वो भी मैं दिखा दूंगा। तो यहां पे चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे, संविधान के अनुच्छेद 4 में यह स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, ठीक है, देखिए इस तरह से लिख लीजिए, ये सब छोड़िए। संविधान के अनुच्छेद 4 में घोषित किया गया है कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, अनुच्छेद 3 को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ये लिख लीजिए शॉर्ट में। ठीक है, अनुच्छेद 2 आपको पता ही होगा कौन कौन से प्रावधान है, अनुच्छेद 3 में भी पता है कौन कौन से प्रावधान है। चौथा पॉइंट शॉर्ट में लिख लीजिए कि अनुच्छेद 4 में स्वयं यह घोषित किया गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को संविधान के अंतर्गत 368, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, मैं संशोधन नहीं माना जाएगा, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, अब बात करते हैं भाई, अब ये बात निकल के आई कि आगे चल के ये तो संविधान बन गया,
छब्बीस जनवरी 1950 को पूरे समूचे देश में लागू भी हो गया पूरा संविधान। अब पूरा संविधान लागू होने के बाद कुछ बातें निकल के आई। जैसे एक बात निकल के आई कि क्या संसद को यह अधिकार है कि किसी राज्य क्षेत्र को समाप्त कर भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे, यानी ये बात भी निकल के आई। ये बात निकलने के आने का रीजन ये था, उस समय जो है बांग्लादेश का निर्माण नहीं हुआ था चूंकि, ठीक है, और भी जो कुछ क्षेत्र थे जिनका विवाद चल रहा था, भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हो पाया था ढंग से, उन क्षेत्रों को लेकर विवाद चल रहा था। तो ये बात निकल के आई कि क्या संसद है, देखिए समझने वाली बात है, क्या संसद भारतीय राज्य क्षेत्र को, यानी भारतीय जो राज्य का क्षेत्र है, किसी अन्य देश को सौंप सकता है। तब इसके लिए एक लंबी बहस चली है, यानी इसके लिए एक लंबी बहस चली है। अब ये कैसे किया जाए, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे अब बड़ा हास्यास्पद फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि यही हमारे संविधान में सबसे बड़ी हमें त्रुटियां लगती हैं। अब यहाँ पे अनुच्छेद 4 में ये बात कही गई है, अनुच्छेद 2 और 3 में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पुनः अनुच्छेद 368 के तहत यहाँ पे संशोधन कर दिया गया है, ठीक है। यानी फिर से अनुच्छेद 3 के जो 4 के तहत यहाँ पे, यानी सॉरी 4 बोल रहा हूँ, अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 3 में जो है संशोधन कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार ये संशोधन कर दिया गया है और इस तरह ये 9वां संशोधन अधिनियम बना है, ठीक है। यानी इस तरह ये 9वां संशोधन अधिनियम बना है और वहां पर पाकिस्तान को इस संशोधन को करने के बाद कुछ क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया, यानी भारतीय राज्यों का कुछ क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया है। एक तरफ तो अनुच्छेद 4 ये कहता है अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन नहीं किया जा सकता है, अब ऊपर से उसको बनाने के बाद कुछ सालों बाद संशोधन भी कर देते हैं। यही अपवाद चले आ रहे हैं, ठीक है। इन्हीं कारणों से क्या होता है, कभी कभी आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो आप खुद भी इरिटेट हो जाएंगे। इरिटेट यही हो जाएंगे कि देखिए कहेंगे भाई एक तरफ तो कानून में ये बात कही गई है और दूसरी तरफ उसी कानून को जो है हनन कर दिया गया, उसी कानून का हनन कर दिया गया है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब देखिए यहां पर ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 9वां वाला, ये मैं लिखवाऊंगा नहीं। अब बात करते हैं यहां पे 100वां जो संशोधन अधिनियम है 2015 का, इसके तहत कुछ क्षेत्र को जो है बांग्लादेश को सौंपा गया है और बांग्लादेश के कुछ अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश ने हमारे भारत को हस्तांतरित किया है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको मैं लिखवा दे रहा हूं यहां पे, नोट करके, अगला नोट करके आप लिख लीजिए यहां पे 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 को इसलिए अधिनियमित किया गया कि भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किया जाए ताकि कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए, ठीक है, बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए, ठीक है। अब इसी में सब पॉइंट लिखेंगे। इस लेन देन में भारत ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों यानी एनक्लेव्स को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। ये आपका नोट का सब पॉइंट है, ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा। देखिए अब यही अपवाद जो है, यानी कि अपवाद का निराकरण आपने जान लिया किस प्रकार से निराकरण किया है अपवाद का निराकरण। यानी निराकरण करने का रीजन ये है कि आपने पहले ही मैंने आपको बताया है कि भारतीय संविधान की प्रकृति जो है लचीली प्रकृति का है, यानी कि यहां पर इसी संविधान में ही बचने का पूरा प्रावधान दिया गया है। घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के व्याख्या बाद में कर दी गई है और उसमें बचने का प्रावधान बना दिया गया है, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी कमी मुझे संविधान की लगती है। तो आपने ये नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण हेडिंग अब आपकी आती है केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं, इनका उद्भव कैसे हुआ है, ठीक है। आपकी ये हेडिंग है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का उद्भव, ठीक है। इसी में पहली सब हेडिंग आप नोट करेंगे, पहली हेडिंग है आपकी देशी रियासतों का एकीकरण। देशी रियासतों का एकीकरण। देखिए आजादी के समय जो भारत है, भारत में उस समय राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियां थी। उसमें ब्रिटिश प्रांत थे, यानी जो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, और देशी रियासतें थी जिनमें राजा के शासन था और ब्रिटिश राजशाही से संबद्ध थे, ठीक है। तो ऐसे 2 थे, यानी 2 प्रांत जो है डिवाइड थे, यानी 2 श्रेणियां थी इनकी। तो पहला पॉइंट आप यही नोट कर लेना कि आजादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियां थी, पहले यानी कि ब्रिटिश प्रांत, ठीक है, और देशी रियासतें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 है, इसी ने यही जो शक्तियां प्रदत्त की हैं कि जो देशी रियासतें हैं उनको विकल्प दिए गए थे, चाहे वो भारत में शामिल हो जाए, चाहे तो भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र हैं। तो आप अगला सब पॉइंट यहां नोट करेंगे। इसी में पहले का सब पॉइंट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के 1947 के अंतर्गत देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। कौन कौन से 3 विकल्प थे? भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहें, ठीक है, या स्वतंत्र रहें। ये पहले का सब पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट यहां नोट करेंगे, सॉरी देखिए सेकंड पॉइंट यहां पे अब आपका जो है, यानी पहला पॉइंट तो आपने नोट कर लिया है, अब सेकंड पॉइंट है इसमें। देखिए यहां पर उस समय जो है 552
ये इतनी देसी रियासतें थी, 552 जो देसी रियासतें थी, जिसमें जो है भारत की भौगोलिक सीमा में थी। इनमें से 549 जो थी वो भारत में शामिल हो गई थी और केवल 3 रियासतें बची हुई थी। कौन कौन सी? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ठीक है, तो आप सेकंड पॉइंट यहां नोट करेंगे, 552 देसी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी, जिनमें 549 भारत में शामिल हो गई और बची हुई 3 रियासतों को, यानी बची हुई 3 रियासतों जिनमें हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा एवं कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। ये आपका सेकंड पॉइंट, आप इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, यानी कि देसी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी 549, यानी कि जिनमें 552 जो है देसी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी, जिनमें 549 भारत में शामिल हो गई और बची हुई 3 रियासतों में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा एवं कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। ये आपका सेकंड पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1950 का जो संविधान है ये बनके तैयार होता है। अब यहां पर संविधान बनके जब तैयार हो जाता है तो फिर से पुनर्गठन होता है राज्यों का। अब पुनर्गठन जब होता है राज्यों का, तो उस समय राज्यों का पुनर्गठन होता है तो किस प्रकार किया जाता है ये हम देखते हैं। यहाँ पे थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे, 1950 के संविधान में भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया। कैसे वर्गीकृत किया? अब आप लिखते जाएंगे। भाग का में कौन से राज्य रखे गए थे? यानी भाग का में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट आप इस तरह से नोट कर लीजिए, 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया। ठीक है, कौन कौन से 4 प्रकार थे? पहला सब पॉइंट, थर्ड का भाग का में वे राज्य थे, यानी भाग का ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन नहीं, भाग का में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। थर्ड का सेकंड सब पॉइंट देखिए, भाग खा में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन। ठीक है, थर्ड सब पॉइंट यह नोट करेंगे, भाग गा में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन। ठीक है, और कुछ शाही शासन। ठीक है, यानी इसमें 10 थे, कुल राज्य जो थे 10 थे। ठीक है, लिख लेना, इसमें 10 राज्य थे। नहीं, भारत में भाग गा में 10 राज्य ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था। इन 10 राज्यों में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन या कुछ शाही शासन था। ठीक है, और अंडमान और निकोबार जो अकेला भाग था इसे भाग घा में रखा गया है। चौथा सब पॉइंट आप नोट करेंगे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप को अकेले भाग घा में रखा गया। तो ये थर्ड का सब पॉइंट हो गया। अब देखिए नाम इनके याद करना ज्यादा जरूरी नहीं है, बस आपको इतना मालूम होना चाहिए भाग का खा गा घा में क्या था। इस तरह से पूछ लिया गया है काफी बार। जैसे भाग का में जैसे असम है, बिहार है, बंबई है, मध्य प्रदेश है, मद्रास है, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। भाग खा में जो है वो हैदराबाद है, जम्मू एंड कश्मीर है, मध्य भारत है, मैसूर है, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब है, राजस्थान है, सौराष्ट्र है, त्रावणकोर, कोचीन है, विंध्य प्रदेश है। देखिए अब भाग गा वाले राज्य जो है वो छोटे से भी हैं, यानी कि छोटे से आप मान सकते हैं, एक जिले टाइप मान सकते हैं आप इन्हें, ज्यादा बड़े राज्य नहीं थे ये। जैसे अजमेर हुआ, भोपाल हुआ, बिलासपुर हुआ, कूच बिहार है, कुर्ग है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, और भाग गा में था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो आपको मैंने जितना लिखवाया है ऊपर तक आप उतना ही नोट कर लीजिए, ज्यादा ओवर लिखना नहीं है हमें। ठीक है, नहीं इतना ही लिखना है आपको, केवल एक बार नजर दौड़ा लीजिए कि इसमें कौन कौन से थे। जैसे छोटे छोटे वाले जो राज्य हैं यहाँ पे, छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं अजमेर वगैरह हुआ, तो ये भाग गा के राज्य थे। ठीक है, ये अगली जो सेकंड सब हेडिंग है, आपकी सेकंड हेडिंग है, ये है यहाँ पर आपकी जो है धर आयोग और जेबीपी समिति। देखिए अब चूंकि था क्या, अब राज्यों का फिर से पुनर्गठन करना था, क्योंकि पहले के जो राज्य थे वो 4 यानी कि 4 भागों में डिवाइड थे, भाग का, भाग खा और भागा और घा में। तो अब ये जरूरी था कि भाई छोटे छोटे राज्यों का विलय किया जाए और एक एकीकृत राज्य बनाया जाए। यानी जो राज्य मान लो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ क्षेत्रों के राज्य जो है मतलब 4-4 जगहों में डिवाइड हुए हैं, तो उन्हें मिलाकर एक राज्य, बड़ा राज्य बना दिया जाए। तो अब इसकी बारी थी, अब बनाया कैसे जाए, अब ये बड़ी समस्या थी, क्योंकि उस समय देश में जो था वो एकीकरण नहीं था। यानी आप जैसे आज भी समस्याएं देखते होंगे, दक्षिण भारत में हिंदी नहीं बोली जाती, उत्तर भारत में लोग हिंदी बोलते हैं मोस्टली, अन्य राज्यों में कुछ भाषाएं अलग थी। अब सभी पर एक भाषा के आधार पर हम लोग राज्य बना नहीं सकते थे, तो तमाम समस्याएं उठ खड़ी हुई। यानी कि सभी की मांग ये थी कि हम, यानी सभी जो राज्य थे, सभी राज्यों की मांग थी कि भाई हमारी जो राज्य है उनका गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। लेकिन ये मांग उस समय तत्कालिक सरकार मानने को तैयार नहीं थी। इसके लिए क्या किया गया है कि जो 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसी में नोट करेंगे, जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट में दिसंबर 1948 में पेश की, जिसमें राज्यों का पुनर्गठन
भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। यानी इसने ये रिपोर्ट अपनी दी, रिपोर्ट में अपनी संस्तुति पेश ये की है कि राज्यों का जो गठन है वो भाषा के कारक के आधार पर न करने की बजाय हम लोगों को प्रशासनिक सुविधा के अनुसार करना चाहिए। लेकिन अब इससे भी, रिपोर्ट से भी लोग संतुष्ट नहीं हुए, असंतोष फैल गया है भाई, ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार करनी चाहिए। इससे ये असंतोष फैल गया है, मान लो किसी राज्य के व्यक्ति जो है, मान लो जैसे केरल राज्य का कोई व्यक्ति है तो केरल में मलयालम बोली जाती है। अब केरल राज्य का कुछ हिस्सा जो मलयालम बोलने वालों का हिस्सा जो है तमिलनाडु वालों से, तमिल भाषा वालों से मिला दिया जाए, ठीक है, केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए। थोड़ा दिक्कत होगी वहां की, यानी राज्य बनेगा तो राज्य की एक भाषा रखने में बड़ी दिक्कत होगी, फिर वहां भी 2 भाषाएं रहेंगी राज्य में। तो इस तरह से लोगों ने इस मांग को जो है असंतोष के कारण जो है बिल्कुल मना कर दिया है, इसे मानने से इनकार कर दिया है। तो अब क्या होता है इसके बाद लोगों को संतुष्ट करने के लिए फिर से एक आयोग बनाया गया है। यही बनाया गया है इसके बाद जो दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई समिति इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू पर वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया इसमें शामिल थे, जिसे हम लोग जेबीपी समिति के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसका गठन किया गया है। तो यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे धर आयोग के बाद कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में, ठीक है, एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे, जिसे जेबीपी समिति के रूप में जाना गया, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड का सब पॉइंट नोट करेंगे, इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में प्रस्तुत की और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। यानी इसने भी ये मानने से इनकार कर दिया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। अब देखिए लोगों में असंतोष और ज्यादा बढ़ गया है। असंतोष के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, कुछ राज्यों में जो है हड़ताल वगैरह, दंगे फसाद होना स्टार्ट हो गए हैं। इसी क्रम में आपका जो पहला राज्य था, यानी पहला एक भाषाई राज्य बना है, इसका नाम है आंध्र प्रदेश, ठीक है। मद्रास से अलग होकर ये तेलुगु भाषी राज्य बना है और पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर इसका गठन किया गया है, ठीक है। तो यहां पर अब इसी में थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, ठीक है। हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, ठीक है। यानी जब मद्रास से अलग करके तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो थर्ड पॉइंट ये नोट कर लेना आप, ठीक है। यानी कि यहां पर ये पहला राज्य बना है। अब ये पहला जब ये राज्य गठन हो गया है, अब इसके बाद और राज्यों ने भी प्रबल मांगे स्टार्ट कर दी और राज्य भी अब चीखने चिल्लाने लगे, भाई वहां की जनता भी जागरूक हो गई है कि जब आपने तेलुगु भाषियों के आधार पर आपने आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया तो हमारी भाषा के आधार पर हमारे राज्य हमें लौटाओ, ठीक है। इस तरह की मांगे फिर से उठने लगी हैं। अब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और आयोग बनता है। अब देखिए थर्ड सब हेडिंग आप डालेंगे यहां पर, फजल अली आयोग। देखिए फजल अली आयोग का गठन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर इसी में नोट करेंगे पहला पॉइंट, फजल अली की अध्यक्षता में, ठीक है, यानी कि दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए गठित हुआ। इसके अन्य 2 सदस्य थे के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू। पहला पॉइंट यही है कि दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित हुआ। इसके अन्य 2 सदस्य थे के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू, ठीक है। अब देखिए जो फजल अली आयोग था, फजल अली आयोग ने अपनी जो संस्तुतियां दी हैं उसमें ये कहा है कि राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार भाषा होना चाहिए। इन्होंने स्पष्ट कर दी बात, क्योंकि इन्होंने इस चीज को समझा, क्योंकि उस समय जो तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश में एक लंबा दंगा हुआ था, भूख हड़ताल भी हुई थी, काफी लोग मारे भी गए थे, जनता भी मारी गई थी काफी उसमें। तो इन्होंने इस बात को समझा, इन्होंने फिर एंड में अपनी संस्तुतियां दी। संस्तुति में उन्होंने यही कहा है कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार जो होगा वो मुख्य आधार जो भाषा की बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप पहला पॉइंट नोट कर लिया है, पहले का सब पॉइंट नोट करेंगे। यहाँ पे इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, ठीक है, मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। अब देखिए यहां पर इसका सेकंड सब पॉइंट ये नोट करेंगे, लेकिन इसने एक बात के लिए मना कर दिया, लेकिन इसने एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया है, ठीक है। यानी कि इसने कुछ राज्यों की मांग ये थी कि भाई हमारा राज्य है तो हमारे राज्यों की जो भाषा है वो हम जो चाहे वो रखें, यानी एक ही भाषा होनी चाहिए। लेकिन इसने इस बात को बिल्कुल नकार दिया है, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जिनका बहुमत बेशक कम होगा लेकिन उनकी भाषा अलग हो सकती है,
इसलिए इसने ये संस्कृति को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाया है, इसने एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका पहले यानी पहले का सेकंड सब पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ संशोधन वगैरह फिर से पुनः किए गए हैं। जैसे उस समय 1950 के संविधान के समय क्या था, मैंने बताया था कि भाग का खा गा घा में डिवाइड थे। अब यहाँ पे फिर से एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया गया है, भाग का और खा को के बीच की दूरी समाप्त कर दी गई है और भाग गा को यहाँ पे खत्म कर दिया गया पूरी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप नोट करेंगे, यहाँ पर इसी में फजल अली आयोग तो आपने लिख लिया है। अब फजल अली आयोग के बाद अगला पॉइंट आप नोट करेंगे। देखिए अगला इसे नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। फजल अली आयोग में नहीं है, ये अलग पार्ट है ये, तो नोट करके लिखेंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग का और भाग खा के बीच की दूरी समाप्त कर दी गई और भाग गा को खत्म कर दिया गया। ठीक है, भाग गा को खत्म कर दिया गया। इसी में सब पॉइंट लिखेंगे। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। यानी कि ये नाम आपको लिखने पड़ेंगे। यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे वो कौन कौन से थे, वो नाम आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन्हें आप राज्य और संघ शासित प्रदेश के रूप में टेबल बना के लिख लेना आप। ठीक है, कौन कौन से राज्य थे, आंध्रा था, आसाम था, बिहार था, बंबई था। ठीक है, उस समय महाराष्ट्र राज्य नहीं था, बंबई राज्य था। जम्मू एंड कश्मीर था, केरल था, मध्य प्रदेश था, मद्रास यानी आजकल तमिलनाडु मद्रास के रूप में जाना जाता है, मैसूर यानी कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान था, यूपी था, पश्चिम बंगाल था। वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें उसमें अंडमान एंड निकोबार था, दिल्ली था, हिमाचल था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप ये भी था द्वीप समूह। ठीक है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप, मणिपुर था, त्रिपुरा था। ठीक है, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे और लिखने भी पड़ेंगे, तो इन्हें आप टेबल बना के लिख लेना। ठीक है, क्योंकि अक्सर जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद कौन कौन से राज्यों का गठन हुआ था इनके नाम पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी क्रम में बाद बाकी जो राज्य जुड़े हैं भारत के वो इसी क्रम में जुड़ते चले गए हैं और इनमें संशोधन होता चला गया है। यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन होता चला गया है और अन्य राज्य इन्हीं क्रम में जुड़ते चले गए हैं। ठीक है, कैसे जुड़ते चले गए हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब अगली हेडिंग है, आपने अब तक 3 हेडिंगें डाली, अब चौथी हेडिंग, आप चौथी सब हेडिंग इसी में है आपकी नए राज्यों के गठन में, यानी कि आपका जो था केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों का उद्भव में चौथी सब हेडिंग है। इसमें डालेंगे 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। 1956 के बाद जो बनाए गए नए राज्य हैं और संघ शासित क्षेत्र हैं इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब पहला तो यहां पर पहली सब हेडिंग इसी में डालेंगे। पहली सब हेडिंग है महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, देखिए यहां पर 1960 में क्या है, द्विभाषी राज्य के आधार पर बंबई को फिर से पृथक कर दिया गया है और बंबई को यानी बंबई का नाम पृथक करके महाराष्ट्र कर दिया गया है और ये मराठी के आधार पर किया गया है। वहीं जो गुजरात में गुजराती बोली जाती थी उसका नाम गुजराती कर दिया गया है। गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती थी उसका नाम गुजरात कर दिया गया है। ठीक है, तो यह पहला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। 1960 में द्विभाषी राज्य बंबई को पृथक कर महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों के लिए एवं गुजरात गुजराती भाषी लोगों के लिए, ठीक है, गुजरात गुजराती भाषी लोगों के लिए 15वां राज्य था, यानी भारतीय संघ का 15वां राज्य बना। यानी गुजरात जो है भारतीय संघ का जो है 15वां राज्य बना है। ठीक है, यह आपका पहला पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं। 1960 में द्विभाषी राज्य मुंबई को दो राज्यों यानी कि मुंबई को दो पृथक राज्यों में विभक्त कर महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों के लिए एवं गुजरात गुजराती भाषी लोगों के लिए भारतीय संघ का 15वां राज्य बना। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया। अब देखिए ये बीच बीच में कुछ जो है यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों में फेरबदल हुई है, तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मैं यहाँ पर ये पॉइंट हेडिंग नहीं डलवाऊंगा। क्या करवाऊंगा यहाँ पे नोट 1 नोट 2 करके लिखवा दूंगा यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे कि ये राज्य बने हैं और ये केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। ठीक है, तो ये नोट 1 करके आप लिख लीजिए। यहाँ पे नोट 1 डालिए, हेडिंग डालिए दादरा एवं नागर हवेली। ठीक है, देखिए 1954 में ये स्वतंत्र हो गया था और स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पर पुर्तगाल का शासन था। ठीक है, और 1961 तक यहाँ पर क्या चला कि यहाँ पर जनता के जो लोग थे, लोगों के द्वारा चुना हुआ खुद का प्रशासन चलता रहा। लेकिन यहाँ पर 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है। तो नोट 1 आपने ये डाल लिया होगा दादरा एवं नागर हवेली, तो आप इसमें लिखेंगे 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगाल का शासन था। ठीक है, इसी में सब पॉइंट लिखेंगे। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, ये नोट 1 हो गया।
अब इसी प्रकार नोट 2, ये आती है बात गोवा, दमन एवं दीव की, नोट 2 में। ठीक है, नोट 2 में क्या होता है कि 1961 में जो पुलिस कार्रवाई के द्वारा इन तीनों क्षेत्रों को अधिकृत किया गया है। ठीक है, तो यहां पर आप नोट 2 में लिखेंगे 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में इन तीन क्षेत्रों को अधिकृत किया गया। ठीक है, इसी में सब पॉइंट लिखेंगे यहां पे। बाद में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया और इसी तरह दमन और दीव को प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये नोट 2 में लिखेंगे। ठीक है, नोट 3, देखिए केंद्र शासित प्रदेशों को हम नोट के रूप में लिखवा रहे हैं, ये आप ध्यान रखना। पुडुचेरी यानी पांडुचेरी, पुडुचेरी, देखिए पुडुचेरी जो वास्तव में है वो भी 4 क्षेत्रों में, यानी कि ये 4 जगहों पर है, जैसे पुडुचेरी है, कराईकल है, माहे और यनम। इन्हें सम्मिलित रूप से जो है पुडुचेरी यानी कि इस क्षेत्रों को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था ये और फ्रांसीसी शासन रहा था इन जगहों पर। और ये जो चारों जगह हैं इनमें से पुडुचेरी और कराईकल तो तमिलनाडु में है, यानी पुडुचेरी और कराईकल तो जो आपकी जो है वो तमिल में है, तमिलनाडु में। वहीं आपकी जो माहे है, यानी आपका जो माहे है वो आपका केरला में है, ये लिख लेना, माहे जो है केरला में है और यनम जो है वो आंध्रा में है। ये यनम जो है आंध्रा में है। ये पूछा जाता है कि पुडुचेरी यानी कि माहे कहां पड़ता है, माहे पड़ता है आपका केरला में, यनम पड़ता है आंध्रा में पड़ता है। तो नोट 3 में आप लिखेंगे पुडुचेरी का क्षेत्र फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था, जिसे भारत में पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम के रूप में जाना गया। ठीक है, देखिए ये भी 1954 में जो फ्री हो गया है, 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द कर दिया। ठीक है, इसी में सब पॉइंट। फिर इसे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संघ शासित प्रदेश बनाया गया। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संघ शासित प्रदेश बनाया गया। ये आपका नोट 3 था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए आपने 15वें राज्य के रूप में गुजरात का गठन देख लिया था। अब बात करते हैं यहां पर नागालैंड की, यानी कि आपकी आएगी सेकंड हेडिंग, क्योंकि राज्य का गठन हो रहा है, वो केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था, यहाँ पे राज्य का गठन हो रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहां डालेंगे नागालैंड। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे, आप सेकंड पॉइंट में नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य का दर्जा देने से पूर्व 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था। ये आपका यानी कि सेकंड हेडिंग जो है नागालैंड, नागालैंड की आप लिख लेना आप। ठीक है, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आपकी थर्ड हेडिंग है हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब क्या था, यहां पे पहला पॉइंट इसी में लिखेंगे आप, पहला सब पॉइंट इसी में लिखेंगे। 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। ठीक है, ये देखिए जो गठन हुआ था वो हुआ था शाह आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाबी भाषा के क्षेत्र के रूप में पंजाबी राज्य के रूप में हरियाणा, पंजाबी राज्य के रूप में पंजाब का गठन हुआ है फिर, और उसके बाद जो अन्य जो राज्य हैं यानी कि जो हरियाणा है वो हिंदी भाषी के रूप में हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में नोट कर लेना, यानी 17वां राज्य तो ये गठन हो गया है। अगला पॉइंट इसी में नोट कर लेना, यानी कि यहां पे सेकंड सब पॉइंट 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और ये भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। ठीक है, ये सेकंड सब पॉइंट है, ये आपका सेकंड सब पॉइंट है। ठीक है, देखिए ये आप सोचने वाली बात ये है, ये पंजाब से बने हैं सब। ये जो पंजाब राज्य था, पंजाब राज्य में पहले हरियाणा भी था, चंडीगढ़ भी था, हिमाचल प्रदेश तक का क्षेत्र शामिल था। तो पंजाब से विभक्त करके बनाया गया है, पंजाब से विभक्त करके हरियाणा 17वां बना है और हिमाचल प्रदेश 18वां बना है। ठीक है, तो थर्ड का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अगली जो हेडिंग है ये चौथी हेडिंग है, ये आपकी चौथी हेडिंग है, ये है आपकी मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय। ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। अब इसी में लिखेंगे आप यहां पर इसी में सब पॉइंट, मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां। ठीक है, मेघालय 21वां इसी में, यानी पहला सब पॉइंट यही है। अब देखिए यहां पे लिख लेंगे थोड़ा आगे इसमें सेकंड सब पॉइंट, 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बनाया गया। ठीक है, यानी कि मेघालय राज्य जो था 1969 का संविधान संशोधन अधिनियम था, इसके तहत स्वायत्त शासी राज्य बनाया गया है। जैसे मणिपुर को इसमें जो है 19वां राज्य, ठीक है, और त्रिपुरा को 20वां और मेघालय को 21वां राज्य यहाँ पे
जो है उस समय बनाया गया है। और ये सब हुआ कब है? 1972 में, ठीक है, 1972 में हुआ है ये। तो देखिए इस तरह से लिख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे मैं एडिट करवा रहा हूँ। ये तो अधिनियम यानी संशोधन अधिनियम था 1970 वाला, इसे मैं जोड़ गया, ये लिखना जरूरी था। यहाँ पे एक लाइन ये और लिखनी जरूरी थी। 1972 में पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां राज्य बना। इस तरह से लिख लीजिए आप, ठीक है। ये आपका चौथा पॉइंट हो गया, ठीक है। ये लाइन काट दीजिए, ज्यादा जरूरी नहीं है, ये अधिनियम है 1969 वाला, ठीक है। चौथा पॉइंट नोट कर लिया आपने। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यानी चौथे की बात, पांचवी हेडिंग की बात आती है सिक्किम की। सिक्किम, ठीक है, यहां पर आपके 21 राज्य बन गए हैं। देखिए जो सिक्किम राज्य था ये 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था, जहां चोग्याल का शासन था, ठीक है। ये चोग्याल एक शासक थे, कबीलाई शासक थे, तो उनका शासन था यहाँ पे, ठीक है। और जैसे 1947 में ब्रिटिश शासन भारत पर समाप्त हो गया है, तो भारत सरकार ने इसकी रक्षा, विदेश मामले, संचार का उत्तरदायित्व ले लिया था। लेकिन जो मूल रूप से शासन वगैरह थे वो वहां के लोग चला रहे थे। बाद में क्या हुआ, 1974 में लोगों ने फिर से अपनी सहमति जताई है कि भाई हम लोग भारत में ही शामिल हो जाएं, ठीक है। तो इस तरह से 1974 में 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो आप इसमें नोट करेंगे चोग्याल वाले में, इसमें नोट करना है सिक्किम में, पांचवें में पहला सब पॉइंट कि 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था जहां चोग्याल का शासन था, ठीक है। इसी में अगला सब पॉइंट नोट करेंगे, 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई। तदनुसार संसद द्वारा 35वां संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया गया, ठीक है, लागू किया गया। और इस प्रकार ये जो राज्य है आपका 22वां राज्य बना है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये तो लागू कर दिया गया है, जो है 35वां संविधान संशोधन यहाँ पे लागू किया गया है। तो देखिए संबद्ध राज्य बन पाया है उस समय ये पूर्ण राज्य नहीं बना है, ये बना है पूर्ण राज्य 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। अगला सब पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे उस समय पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। यहाँ देखने वाली बात ये है, उस समय यहाँ पे सिर्फ एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, ठीक है। संबद्ध, इसके द्वारा जो संबद्ध राज्य का दर्जा मिल गया है इसे। तो यहाँ पे आप पांचवें का सब पॉइंट देखिए इस तरह से नोट करें ना, पांचवें का ये आपका पांचवें का ये पहला सब पॉइंट है और ये सेकंड सब पॉइंट है। ये 1974 में लिखे ना, 1974 में सिक्किम में भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई। तदनुसार संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया गया। इसके द्वारा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया, एक संबद्ध राज्य का जो है दर्जा दिया गया। ये सेकंड सब पॉइंट था, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे थर्ड सब पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पे। इसी तरह 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया, यानी 22वां राज्य बन के उभरा है 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। ये सिक्किम की कहानी थी, कुछ इस प्रकार कहानी थी, ठीक है। 36वां राज्य बना है ये, 36वां नहीं, ये बना है 22वां राज्य। अब अगला जो हेडिंग है, छठी हेडिंग आपकी आ जाती है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ये कैसे कैसे बने हैं, ठीक है। इसमें नोट करेंगे 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य मिजोरम 23वें, अरुणाचल प्रदेश 24वें और गोवा 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, ठीक है। इतना ही लिख लीजिए, 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य मिजोरम 23वें, अरुणाचल प्रदेश 24वें और गोवा 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, ठीक है। ये छठी हेडिंग है आपकी, लिख लिया होगा। 7वां छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप लिखेंगे सन 2000 में छत्तीसगढ़ 26 में, उत्तराखंड 27 में और झारखंड 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, ठीक है। और आप जानते ही होंगे छत्तीसगढ़ कहां से अलग किया गया है, उत्तराखंड कहां से अलग किया गया है, झारखंड का, झारखंड बिहार से अलग हुआ है, उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से और छत्तीसगढ़ जो है एमपी से अलग हुआ है। ये आप बात जानते हैं, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं है, आप भूगोल पढ़ेंगे सब पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं तेलंगाना की। 8वीं हेडिंग आपकी है तेलंगाना। तेलंगाना को वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग से काटकर भारत के 29वें राज्य के रूप में 29 के राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है, ठीक है। 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है। अब देखिए इसके बाद मेरी थोड़ी सी गुजारिश है आप लोगों से, क्या गुजारिश है, इसके बाद आप जो है यहां पर लगभग आधा पेज छोड़ देना। इसलिए छुड़वा रहा हूं मैं, वो छुड़वा रहा हूं आपके लिए, जब आपके यहाँ पर आपकी नई पुस्तक आ जाएगी जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का पूरा जिक्र कर दिया जाएगा, कैसे कैसे बना है,
कौन कौन से अनुच्छेद के तहत बनाया गया है, किस किस जो है संविधान का कौन सा संशोधन किया गया है, पूरा लिखवा दूंगा वहां पे प्रॉपर वे में। ठीक है, तो आधा पेज यहाँ पे आप छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि जब आप छोड़ देंगे तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो 29वां राज्य तेलंगाना था उसकी जगह अब यहाँ पर जो है 29 के बाद क्या होगा, तेलंगाना 28वें में पहुंच जाएगा और जम्मू एंड कश्मीर अब जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों की भाषा लिखी जाएगी, इसलिए मैं आधा पेज आपको छुड़वा रहा हूं, ब्लैंक छोड़ देना। ठीक है, ताकि आप उस पर नोट डाउन कर सकें। अब बात करते हैं, देखिए अब अगली हेडिंग है, अब आपकी अगली हेडिंग स्वतंत्र रूप से हेडिंग है। ये हेडिंग आपकी जो है नामों में परिवर्तन है। ठीक है, ये हेडिंग आपकी है नामों में परिवर्तन। देखिए नामों के आधार पर अगर हम देखें तो 1950 में जो है उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य था, संयुक्त प्रांत पहला ऐसा राज्य था जिसका नाम परिवर्तन किया गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये नोट कर लेना, संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया गया। इसका नाम 1950 में यूपी किया गया, उत्तर प्रदेश किया गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु रखा गया। थर्ड पॉइंट इसी तरह मैसूर का नाम 1973 में कर्नाटक रखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए और यहां पर चौथा पॉइंट यहां नोट कर लेना, वर्ष 2006 में उत्तरांचल यानी उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, पांचवा पॉइंट यहां लिख लेना, वर्ष 2011 में उड़ीसा का नामकरण पुनः नामकरण ओडिशा के रूप में हुआ। ठीक है, यहां पे केंद्र शासित प्रदेश वगैरह वो मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वीडियो पूरा हो जाता है, ये आपका चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है इस तरह से। आई होप आपने प्रॉपर वे में नोट्स बना लिए होंगे। देखिए ये जो चैप्टर है इसमें आपको समझने से ज्यादा इसमें रटना पड़ेगा, और रटने के लिए चाहे आप टेक्निक लगाइए, ट्रिक्स लगाइए, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल वे में आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो आई होप आपको रटने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपको याद करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई मतलब आपका वो नहीं है कि भाई हम समझ जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे आप लास्ट वाले समझ जाएंगे कि भाई लास्ट वाले राज्य से अगर उठा लें तो 4 राज्य तो यहाँ पे कवर कर लेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, झारखंड है और तेलंगाना है, इन्हें तो कवर कर लेंगे। और बाद में जम्मू एंड कश्मीर बना है, इन्हें तो कवर कर लेंगे। इससे पहले वाले जो राज्य हैं उनको आपको तैयार करना पड़ेगा प्रॉपर वे में, कब कौन सा बना है। ठीक है, तो जैसे याद करना कोई बड़ा ज्यादा बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है, अगर आप प्रॉपर वे में याद करने बैठे तो बड़े आसानी से हो जाएंगे। जैसे पहला राज्य जो था आपका वो बंबई से बना था पृथक करके, महाराष्ट्र और गुजरात, यानी गुजरात बना था यहाँ पे 15वां राज्य। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गुजरात के बाद नागालैंड को दर्जा दिया गया है 16वें राज्य का। ठीक है, हरियाणा को यहाँ पे 17वें का बना है। ठीक है, और जो हिमाचल प्रदेश 18वां बना है। मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय जी बने हैं, यानी कि क्रम से 19, 20 और 21 में बने हैं। तो ये याद करना बड़ा टफ टास्क नहीं है, बड़े आराम से याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बड़े चैप्टर जो कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं जहां पर मैं समझाने से ज्यादा नोट्स बनवाना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें वो समझाने लायक कुछ था ही नहीं। इसमें सीधा सीधा यही लिखने वाला था कौन सा राज्य किस क्रम में आ रहा है। ठीक है, इसलिए समझाने से कोई फायदा ही नहीं है यहाँ पे कि आप कहते हैं सर समझाइए, समझाने से फायदा नहीं, इस पे लिखने से ही फायदा है, क्योंकि आपको रटने ही पड़ेंगे। अगर मैं आप यहाँ पे पढ़ भी लेंगे एक बार किताब, और जब तक आप रटेंगे नहीं तब तक आपको ये याद होने वाले नहीं है नाम। ठीक है, ये खास करके गोवा का नाम पूछ लिया जाता है, गोवा कब बना है प्रॉपर वे में। ठीक है, और भी 1-2 राज्य हैं उनके बारे में प्रॉपर में पूछ लिया जाता है, तो उनके नाम आप अच्छे से याद रखना। तो चलिए आज के लिए बस नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।